नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। तो रिसेंटली जिस तरीके से हमारा जो करेंसी है डॉलर के कंपैरिजन में कमजोर हो रहा था और ये 95 का जो आंकड़ा है ये भी टच कर चुका था और इसी के रिस्पांस में आरबीआई की तरफ से एक मेजर मूव यहाँ पर लिया गया। आप यहाँ पर देख पाएंगे आरबीआई फॉरेक्स वॉर हाउ अ $149 बिलियन क्रैकडाउन इज स्टॉपिंग स्पेक्यूलेटर्स फ्रॉम टैंकिंग द रूपी। अब आपको बता दें कि जो स्पेक्यूलेटर्स होते हैं जो रूपी बेसिस ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं इन्हें रोकने के लिए यहाँ पर आरबीआई की तरफ से $149 बिलियन का यहाँ पर क्रैकडाउन किया गया है। कैसे किया गया है, किस तरीके से किया गया है और यहाँ पर आरबीआई की तरफ से कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं, इसे तो आसान भाषा में हम लोग समझेंगे ही। लेकिन आरबीआई के इस क्रैकडाउन के बाद में हमें इसका इमीडिएट फायदा भी देखने को मिला है। जहां पर हमारा जो करेंसी है ये 94-95 के बीच में था, सडनली आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ग्राफ है ये नीचे फॉल होता है 29 मार्च के बाद में। फिलहाल अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इस टाइम में $1 जो है ये 93.15 के अराउंड है। और जिस तरीके से हमारा जो करेंसी है डेप्रिसिएट हो रहा था, जहां इकोनॉमिस्ट ये भी कह रहे थे कि 95 छोड़िए ये 100 का जो नंबर है बहुत जल्द ये टच कर सकता है। वैसे 95 टच करने के बाद में ऑलरेडी जो है 15 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूट चुका है, क्योंकि 2011 के टाइम में जब आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन थे उस टाइम में एक बिगेस्ट एनुअल डिक्लाइन देखने को मिला था, जिस तरीके से फाइनेंशियल ईयर 2026 में देखने को मिल रहा है। तो डिस्कस करते इस टॉपिक को डिटेल से। तो रिसेंटली हुआ ये कि हमारा जो इंडियन रूपी है जिस तरीके से ये डेप्रिसिएट हो रहा था, आरबीआई की तरफ से रिसेंट जो क्रैकडाउन किया गया है इसमें यह कहा जा रहा है कि आज से 13 साल पहले ऐसा ही कुछ हमें एप्रिसिएशन देखने को मिला था सिंगल डे में, और आज का वो टाइम है जब सिंगल डे में 1.7% से लेकर 1.8% का हमें एप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है डॉलर के अगेंस्ट में। एंड दिस मार्क्स द स्ट्रॉन्गेस्ट रिकवरी सिंस सितंबर 2013। लेकिन आरबीआई ने यहाँ पर क्या किया है इसके पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो करेंसी है क्यों यहाँ पर फॉल हो रहा था। देखिए कुछ रीजन तो आप सभी को मालूम है। जो मिडिल ईस्ट में रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट हुआ इसके कारण जो ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं, क्योंकि भारत 85% अपने क्रूड ऑयल के जो रिक्वायरमेंट है ये इंपोर्ट्स के जरिए पूरा करता है। और रिसेंटली ब्रेंट क्रूड ऑयल के जो प्राइस है ये भी $70 पर बैरल से बढ़कर ये आज के टाइम में 116 and 17 के आसपास में, जबकि आज से कुछ दिन पहले ये पीक में था $126 पर बैरल के अराउंड में। तो ये भी वन ऑफ द फैक्टर था रुपीस के डेप्रिसिएशन का। और अगर ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं ना तो इसका अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट है वो ट्रेड डेफिसिट में देखने को मिलता है। जो ट्रेड डेफिसिट है ये और भी ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है, क्योंकि क्रूड ऑयल से लेकर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, गोल्ड है, डिफेंस इक्विपमेंट है, इन सब के जो इम्पोर्ट्स है हमें और भी ज्यादा महंगे पड़ते हैं। और ऐसे टाइम में जो एक्सपोर्ट्स होते हैं ये काफी स्लो हो जाते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल डिमांड है ये भी काफी हद तक कमजोर हो जाता है। तो इसका जो नुकसान है ये करंट अकाउंट डेफिसिट में देखने को मिलता है। और एक रीजन यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि जो ग्लोबल डॉलर इंडेक्स है जो फिलहाल अभी 100 से नीचे चल रहे थे, आप देख पाएंगे ये 100 का जो आंकड़ा है ये टच कर चुका है। और ये ऐसे टाइम में टच कर चुका है जब मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है, ऑयल के प्राइसेस बढ़े हुए हैं। अब क्योंकि यहाँ पर ऑयल की जो ट्रेड है ये पूरी दुनिया जो है 88% के अराउंड ये डॉलर में ही करते हैं, जिसे पेट्रो डॉलर कहते हैं। तो इस कारण जो डॉलर की डिमांड है वो बढ़ रहा है, तो इसका फायदा जो है ये यूएस के ग्लोबल डॉलर इंडेक्स को हो रहा है। खैर ये सब तो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है जिसके कारण रुपीस फॉल हो रहा है, लेकिन जो कोर प्रॉब्लम है वो है रुपी बेसिस ट्रेड या फिर आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज जो कि एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये प्रॉफिट के पर्पज से डॉलर को परचेज करते हैं और डॉलर को सेल करते हैं। ऐसे आगे स्लाइड में हम बात करेंगे। लेकिन ये जो पूरा मार्केट है ना ये ऑनशोर मार्केट में होता है, मीन्स इंडिया में, और दूसरा होता है ऑफशोर मार्केट में, इसे ऑफशोर नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट भी कहते हैं, शॉर्ट में एनडीएफ। और ये जो रूपी बेसिस ट्रेड है ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि भारत के अंदर जो भी कॉर्पोरेट प्लेयर्स है या फिर जो इन्वेस्टर्स है या फिर जो ट्रेडर्स है या फिर जो बैंकर्स है, एक्चुअली ये करते क्या है, जब इन्हें ये लगता है कि डॉलर मजबूत होने वाला है या फिर डॉलर की डिमांड बढ़ने वाली है, तो ऐसे टाइम में ये कुछ टाइम पहले से ही ऑनशोर मार्केट से मीन्स भारत से डॉलर को परचेज करना स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए ये ऑनशोर मार्केट में ऑनशोर रेट में इन्होंने परचेज किया और साइमल्टेनियसली इस डॉलर को ये सभी जो प्लेयर्स है ये ऑफशोर एनडीएफ मार्केट में इसे बेच देते हैं। कितने में? तो आप इसे 95 मान के चलिए। तो यहाँ पर इन सब प्लेयर्स को $5 का यहाँ पर रिस्क फ्री प्रॉफिट हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये थोड़े बहुत डॉलर को यहाँ पर ट्रेड करेंगे, एक्चुअली ये बल्क में करते हैं। और जब ये बल्क में करते हैं तो इसे ही यहाँ पर आर्बिट्रेज कहते हैं इन शॉर्ट। और इसी को लेकर आरबीआई की तरफ से आज से कुछ दिन पहले 27 मार्च के दिन में जो बैंक्स थे इनके ऊपर में रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जाती है कि आप इस तरह की जो आर्बिट्रेज प्रैक्टिस है वो आप नहीं कर सकते हैं। जिसमें यहाँ पर यह कहा गया कि आप $100 मिलियन से ज्यादा स्पेक्यूलेटिव जो ट्रेडिंग है आप नहीं कर सकते हैं। और इसको लेकर आज से कुछ दिन पहले भी आर्टिकल पब्लिश हुए थे जहां पर यह कहा जा रहा था कि भारत की जो सेंट्रल बैंक है इनकी तरफ से $100 मिलियन का
नेट रूपी फॉरेक्स पोजीशंस को लेकर यहाँ पर कैप्स इंपोज किया गया है। लेकिन जब आरबीआई की तरफ से पहला क्रैकडाउन किया गया 27 मार्च के दिन में, तो ये ओनली बैंकों के ऊपर में था। जो इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स होते हैं, जो कॉर्पोरेट प्लेयर्स होते हैं, इनके ऊपर में ये रिस्ट्रिक्शंस इंपोज नहीं किया गया था। और इसी के रिस्पॉन्स में आरबीआई ने हाल ही में एक मास्टर स्ट्रोक प्ले करते हुए पूरे फॉरेक्स इकोसिस्टम में सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर इंटरवेंशन करते हैं। जहां पहले तो एनडीएफ को लेकर जो पार्टिसिपेशन है बैंक्स को लेकर यहाँ पर प्रोहिबिट किया जाता है, और बैंकों के साथ साथ जो कॉर्पोरेट प्लेयर्स हैं, जो इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं, इनके ऊपर में भी यहाँ पर बैन को इम्पोज किया जाता है। और ये अपने आप में बड़ा स्टेप्स इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये जो पूरा ऑफशोर मार्केट का टर्नओवर है, ये 149 बिलियन डॉलर के अराउंड है। डेली बेसिस की हम बात कर रहे हैं। इसे अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो जो बैंक्स और ट्रेडर्स होते हैं, ये ऑनशोर मार्केट से डॉलर को परचेज करते हैं और ऑफशोर मार्केट में डॉलर को बेच देते हैं। ये जो पूरा मार्केट है, ये 149 बिलियन डॉलर का डेली बेसिस पर है, आप समझ सकते हैं। जिसको लेकर आरबीआई ने यहाँ पर यह कहा है कि 40 बिलियन डॉलर का डेली बेसिस पर यहाँ पर नुकसान हो रहा था। और इसी के रिस्पॉन्स में यहाँ पर आरबीआई की तरफ से इस मैसिव स्पेक्युलेटिव इकोसिस्टम्स को यहाँ पर डिसरप्ट किया गया है। फिर इसके अलावा आरबीआई की तरफ से जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक्चुअली अब तक ये होता आ रहा था कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मींस जो ट्रेडर्स और जो बैंकर्स होते हैं ऑनशोर मार्केट से डॉलर को जो परचेज करते हैं, तो अब तक ये होता आ रहा था कि जो कंपनीज हैं, जो ट्रेडर्स हैं, ये इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को यहाँ पर कैंसिल करते थे और अगेन यहाँ पर रीबुक करते थे एक बेटर रेट्स में। और इस तरह की जो प्रैक्टिसेस थी, ये भी कहीं ना कहीं स्पेक्युलेटिव बिहेवियर को यहाँ पर बढ़ावा दे रही थी। लेकिन अब यहाँ पर आरबीआई की तरफ से नया रूल यहाँ पर लाया गया, जहां ये कहा जा रहा है कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसे अब कैंसिल किया नहीं जा सकता है, ना ही यहाँ पर रीबुक किया जा सकता है, जिससे आरबीआई जो है वो इस स्पेकुलेशन लूप होल को यहाँ पर एलिमिनेट कर सकती है। और तीसरे में यहाँ पर आरबीआई ने यह भी कहा है कि अगर आप जेन्युइन हेजिंग करते हैं, मींस जो कॉर्पोरेट्स है, ये अगर अपने अंडरलाइंग जो एक्सपोजर है, चाहे इंपोर्ट्स हो, एक्सपोर्ट्स हो या फिर फॉरेन लोन्स हो, इसे अगर शो करते हैं, तो आप इस कंडीशन में फॉरेक्स डेरिवेटिव्स का यूज कर सकते हैं। अगर इसे भी आसान भाषा में कहा जाए तो अगर आप डॉलर को परचेज कर रहे हैं, डॉलर को फिर आप सेल कर रहे हैं, ये अगर आर्बिट्रेज के फॉर्म में ना हो, मींस यहाँ पे मुनाफा कमाने के पर्पज से अगर ये ना किया जा रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में जो कॉर्पोरेट्स हैं, ये स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो आरबीआई ने यहाँ पे इसी को लेकर जो वेरिफिकेशन है, ये मैंडेटरी कर दिया है। और जैसे यहाँ पर आरबीआई की तरफ से स्टेप लिया गया, हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिला इंडिया के फॉरेक्स मार्केट में, क्योंकि जिस तरीके से ये जो बैंक्स है, जो ट्रेडर्स थे, ये डॉलर को परचेज कर रहे थे, ऑफशोर जो मार्केट है, जो बेसिकली लंदन से लेकर जो हांगकांग है, सिंगापुर, हमें यहाँ पर इनका हब देखने को मिलता है, यहाँ पर ये सेल कर रहे थे, तो इसके कारण हमारे पास जो डॉलर है वो भी कहीं कहीं ड्रेन हो रहा था। तो अब आरबीआई के इस एफर्ट से भारत से जो डॉलर बाहर जा रहा था, इसे हम लोग रोक सकते हैं। जो आर्टिफिशियली ऑफशोर डिमांड को यहाँ पर इंक्रीज किया जा रहा था, इसे भी आरबीआई यहाँ पर कंट्रोल कर लिया है। और रुपी जिस तरीके से डेप्रिसिएट हो रहा था, इसे भी यहाँ पर आरबीआई ने कंट्रोल कर लिया है। हाँ, यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन 1.7% से लेकर 1.8% जो रुपी है वो एप्रिसिएट हुआ है, जो कि 2013 के बाद से ये लार्जेस्ट सिंगल डे राइज है। क्योंकि 2013 के टाइम में जब रघुराम राजन गवर्नर थे, उस टाइम हमें एक राइज देखने को मिला था। इसके बाद पोस्ट कोविड के बाद भी देखने को मिला था। और आरबीआई ने यहाँ पे ये भी बताया कि जो एस्टिमेटेड आर्बिट्रेज पोजीशंस है, ये 40 बिलियन डॉलर तक ये पहुंच चुका था, जिसके कारण सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल भी देखने को मिल रहा था। मींस अगर ज्यादा आर्बिट्रेज होता है तो डॉलर की डिमांड भी ज्यादा होगी, और ऐसे केस में रुपया कमजोर भी होता है, और अगर रुपया कमजोर होता है तो और भी आगे जाकर आर्बिट्रेज की जो प्रैक्टिस है वो हमें देखने को मिल सकता था। और आरबीआई की तरफ से ये स्टेप इसलिए भी लिया गया है क्योंकि रिसेंटली ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े हैं। इसका जो इम्पैक्ट है पूरी दुनिया के इकोनॉमी पर भी देखने को मिल रहा है। इवन कि भारत में भी पेट्रोल से लेकर जो डीजल है, जो एलपीजी है, इसकी प्राइस बढ़ चुके हैं। तो सीधी सी बात है, इनके कारण इन्फ्लेशन ही बढ़ते हैं। तो आरबीआई का ये जो स्टेप है, ये बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और हमारा जो करेंसी डेप्रिसिएट हो रहा था, इसे थोड़ा एप्रिसिएट करने के लिए भी ये स्टेप्स यहाँ पर लिया गया है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जो स्टॉक मार्केट है, इस वेस्ट एशिया के टेंशन के कारण 2% ये डिक्लाइन हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आरबीआई के ओनली इस स्टेप से भारतीय करेंसी जो है इसे मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि इसके अलावा भी काफी ऐसे स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, चाहे वो ट्रेड बैलेंस हो, प्रोडक्टिविटी हो, कैपिटल फ्लोज हो, ऑयल के प्राइसेस हो, इन सब के ऊपर में भी हमारी जो करेंसी है वो डिपेंड करती है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।